हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप लोग हमारे चैनल के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फिज़िक्स की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनकी एक सीरीज चल रही थी, जिसमें अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 तक देख लिया था। आज का वीडियो का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग आपको क्वेश्चन भी बताते हैं और साथ ही में क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, आंसर वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। वीडियो आप सभी लोग के लिए इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए। तो लेक्चर नंबर 5 में जो हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों करने वाले उसको आइए हम लोग देखना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज 499 रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार के नोट्स वगैरह आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग लेक्चर नंबर 5 में जो हम लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों करने वाले हैं, उसको आइए हम लोग देखना शुरू करते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगले टॉपिक की ओर आइए बढ़ जाते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार से सारी चीज़ें करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और समय लगती है। तो मैं आपसे केवल यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग वीडियो को सपोर्ट दिखाएंगे, ताकि आपको इसी प्रकार के कॉन्टेंट लगातार मिलते रहें और आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करते रहो। तो लेक्चर नंबर 5 में जो आपका पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, जो कि आपका है कि वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा कम तरंगदैर्ध्य की तरंगों के नाम बताइए। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ऑलरेडी 5-6 बार आया हुआ भी है, यानी कि यहाँ पर तो 4 बार दिखा है, लेकिन इसके बाद भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि 4-5 बार एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो अधिक और साथ ही में सबसे कम तरंगदैर्ध्य की जो तरंगे हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उत्तर में आप लोग क्या बताएंगे, आइए समझा देता हूँ मैं आपको। तो उत्तर में आप लोग सबसे पहले बताएंगे कि जो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य की जो तरंगे होती हैं, उनको हम लोग रेडियो तरंगे बोलते हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग। और जो सबसे कम तरंगदैर्ध्य की जो तरंगे होती हैं, वो आपकी गामा किरणें होती हैं। इस प्रकार से इसे भी याद कर लीजिएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रश्न, इसको आप लोग नोट करिए, अच्छे तरीके से याद करिए। और यदि आप नोट नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारा पीडीएफ आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने इससे वाला जो पहले वाला जो क्वेश्चन था, इससे पहले वाला, उसमें हम लोग वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति की बात करेंगे, यानी कि आवृत्ति को बढ़ते हुए क्रम में हम लोग को यहाँ पर रखना है। तो सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है, रेडियो तरंगों की होती है। और जब तरंग दैर्ध्य की बात होगी तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है रेडियो तरंगे की, लेकिन आवृत्ति की यहाँ पर बात हो रही है तो सबसे कम आवृत्ति आपकी रेडियो तरंगों की होती है। उसके बाद फिर आपका माइक्रो तरंगे होती हैं, उसके बाद फिर आपका अवरक्त विकिरण होता है, उसके बाद फिर आपका दृश्य विकिरण होता है, फिर आपका पराबैंगनी विकिरण और फिर आपका एक्स किरणें, और लास्ट में यानी कि सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है, यदि आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं गामा किरणें की। तो ये आपका लास्ट में हो जाएगा। तो इस प्रकार से वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति का जो बढ़ता हुआ क्रम है, इस प्रकार से आपका क्रम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, तभी आप लोग अपने एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तक इससे पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। क्लास 12 फिजिक्स के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और बायोलॉजी में भी मैं इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रश्नों करवा रहा हूँ, क्वेश्चन प्लस आंसर। तो उसे भी आप लोग जरूर जाकर के चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है इसमें कि पराबैंगनी किरणों के किन्हीं दो उपयोग हम लोग को बताना है, यानी कि जो आपकी पराबैंगनी किरणें होती हैं उनके क्या दो उपयोग हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग को बताना है। तो अगर ये क्वेश्चन की बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि पराबैंगनी किरणों के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला आप बताएंगे कि अंगुलियों के निशानों को पता लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं। तो पहला मतलब कि पहला जो पॉइंट हो गया आपका यही हो जाएगा कि अंगुलियों के निशानों को पता लगाने के लिए हम लोग पराबैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट आप यहाँ बता सकते हैं, नकली दस्तावेजों में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से पराबैंगनी किरणों के जो आपके दो उपयोग थे मैंने आपको बता दिए हैं, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि निम्नलिखित तरंगों को उनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। यानी कि यहाँ पर कुछ तरंगे दी गई हैं और उनको हम लोग उसके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। यानी कि सबसे पहले सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला किरण को लिखना है, उसके बाद फिर सबसे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। इसी प्रकार से आपको तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर लिखना है तरंगों। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन है उसमें ये सारे तरंगे दी गई हैं। पहला आपका क्या है, रेडियो तरंगे, दूसरा आपका है गामा किरणें, तीसरा आपका एक्स किरणें और चौथा आपका है माइक्रो किरणें। इस प्रकार से आपकी दी गई हैं। अब इन्हीं चारों को आपको यहाँ पर अरेंज करना है, किसमें, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले आपका आएगा गामा किरणें, यानी कि सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होता है आपका गामा किरणों का होता है इनमें से। उसके यहाँ फिर आपका एक्स किरणें होती हैं जो कि गामा किरण से ज्यादा होती हैं। उसके यहाँ फिर आपका माइक्रो तरंगे होती हैं जो कि एक्स किरणों से ज्यादा होती हैं। और फिर लास्ट में आपका होते हैं रेडियो तरंगे, जिसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज्यादा होती है इसमें से। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है इस प्रकार से, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था अभी कंप्लीट हो गया, इसे भी आप नोट करिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि एक्स किरणों के प्रमुख दो गुण तथा उपयोग लिखिए। यानी कि एक्स किरणें के हम लोग को सबसे पहले दो गुण बताने हैं और साथ ही में उसका जो उपयोग होता है उसके बारे में भी बताना है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे एक्स किरणों के बारे में कि एक्स किरणों के गुण और साथ ही में उपयोग निम्नलिखित हैं। फिर आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगाओगे गुण के बारे में, तो गुण में आप लिखोगे कि एक्स किरणें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती हैं क्योंकि ये आपके आवेशित कण नहीं, यानी कि जो वैद्युत किरणें यानी कि जो आपकी एक्स किरणें हैं वो आपकी वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होंगी क्योंकि ये आपके एक आवेशित कण नहीं है। दूसरा आप इसमें बताएंगे गुण में इसके कि ये किरणें आपकी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार से ये किरणों के दो प्रमुख गुण मैंने आपको बता दिए हैं। अब उपयोग की जब यहाँ पर बात होगी कि इनमें कौन कौन से उपयोग होते हैं, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि जो आपका एक्स किरणें होती हैं इनका उपयोग हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान में करते हैं। और दूसरा पॉइंट आप बताएंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी इनका उपयोग किया जाता है एक्स किरणों का। तो इस प्रकार से एक्स किरणों के जो प्रमुख दो गुण और साथ ही में दो उपयोग मैंने आपको समझा दिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और भी प्रश्नों को देखेंगे। और साथ ही में यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को यहाँ पर मैं देखता हूँ। अब इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, जो कि प्रश्न है आपका कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुनादी आवृत्ति कैसे होती है, किसे कहते हैं और साथ ही में किस प्रकार से आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पर आप बताएंगे सबसे पहले उत्तर में कि अनुनाद की स्थिति में जो आपका प्रेरण प्रतिघात होता है तथा धारतीय प्रतिघात दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तब इस स्थिति में जो आपकी आवृत्ति होगी वो आपकी अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। इस प्रकार से आपको समझना है। तो यहाँ पर जो प्रेरण प्रतिघात है उसको हम लोग एक्सएल लिखते हैं और जो आपका धारतीय प्रतिघात होता है उसको हम लोग एक्सी लिखते हैं। तो ये क्या आते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यानी क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी, इस प्रकार से आपका होता है। और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि एक्सएल बराबर आपका ओमेगा एल होता है और एक्सी की जगह पर हम लोग चाहें तो 1 में ओमेगा सी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यानी कि यदि हम लोग चाहें तो एक्सएल की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। और यदि हम लोग चाहें तो एक्सी की जगह पर हम लोग 1 ओमेगा सी भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एल की जगह पर ओमेगा एल कर देंगे यहाँ पर इस प्रकार से, और एक्स सी की जगह पर हम लोग 1 ओमेगा सी इस प्रकार से कर देंगे। आगे क्या होगा आइए समझते हैं। आगे आपका यहाँ पर होगा, यानी कि जो आपका यहाँ पर भी ओमेगा, यहाँ पर भी ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। एल आपका यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आपको और आगे जाना है तो और आगे जाएंगे तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर आपका हो जाएगा 1/√LC, इस प्रकार से आपका हो गया। अब आपको यहाँ पर समझना है कि ओमेगा बराबर आपका होता है 2πf, इस प्रकार से ओमेगा बराबर क्या कितना होता है आप लोग का 2πf। तो यदि आप लोग चाहो तो ओमेगा के स्थान पर 2πf लिख सकते हो ना, ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। तो यहाँ पर आप लोग आराम से लिख सकते हो। तो आप लोग क्या करोगे, ओमेगा के जहाँ पर क्या लिख दोगे, 2πf कर दोगे, बराबर आपका कितना था, 1/√LC, इस प्रकार से आपका ये हो गया। आगे आप क्या करेंगे, जो आपका 2π है इसको यहाँ पर भेज देंगे और f इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, f आपका यहीं पर आ जाएगा और 2π आपको यहाँ पर भेज देना है। तो आपका हो जाएगा f बराबर 1 में आपका हो जाएगा 2π√LC। तो ये जो आपका निकल करके आया है यही आपका अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है और जो कि इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है सारे पॉइंट को। सभी को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए और साथ ही में इसी प्रकार से अपनी बोर्ड परीक्षा कॉपी में आपको करना है कि अनुनादी आवृत्ति किसे
कहते हैं, इतना आपको बताना है, आपको पूरे-पूरे मार्क्स मिल जाएँगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है, कुंडली में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल का व्यंजक कोणीय चाल के पदों में लिखिए। यानी कि हम लोग को यहाँ क्या बताना है, कुंडली में उत्पन्न जो आपका वैद्युत वाहक बल है उसका जो व्यंजक है उसको हम लोग कोणीय चाल के पदों में लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, वैद्युत वाहक बल E बराबर आपका हो जाएगा NBA साइन ओमेगा टी, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी केवल इतना लेकर के आपको छोड़ना नहीं है, यहाँ पर जितने भी चीजें आपने लिखी है ये क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में भी आपको बता देना है, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए, एक भी आपका आधा नंबर भी ना कटे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि जो आपका ई है आपका वैद्युत वाहक बल है, एन आपका क्या है, फेरों की संख्या है, बी आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ए आपका कुंडली में फेरों का कह सकते हो आप लोग क्षेत्रफल है, और जो आपका ओमेगा है ये आपका घूर्णन आवृत्ति है। इस प्रकार से आपको ये बता देना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए, आपका एक भी आधा भी नंबर यहाँ पर ना कटे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग को इतने ही प्रश्नों को करना था लेक्चर नंबर 5 में। और प्रश्नों के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वेट करिए। फिर हम डेली बेसिस पर इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आप लोग डेली बेसिस पे इन सारे प्रश्नों को तैयार करते हुए चलिएगा, तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।